हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टू येट अनदर CFA लेवल 1 समरी वीडियो। दिस इज अ समरी वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नाम है इस रीडिंग का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। इंपॉर्टेंट रीडिंग है एंड इस समरी वीडियो का आनंद वो भी उठा सकते हैं जिन्होंने इस चैप्टर को अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा। यस, दिस इज अ बोनस। इस समरी वीडियो को काफ़ी डिटेल्ड मैनर में मैंने बनाया है और आगे भी जितना भी एक्सप्लेन करूंगा वो भी काफ़ी डिटेल्ड मैनर में होगा। सो इवन इफ यू हैव नॉट डन दिस रीडिंग तो भी झटपट इस रीडिंग को कवर कराने का जिम्मा मेरा। आपको बस ध्यान देना है और सुनते जाना है जो भी मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विथ नंबर 1, लर्निंग आउटकम ए। हाँ, एक चीज दो चीज जरूर है जो आपको प्री रिक्विजिट है यहाँ पे। जैसे पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो का जो एसेंस है वो पता होना चाहिए। मैं फिर भी आपके लिए रिपीट कर देता हूं। पोर्टफोलियो बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल योर एसेट्स होता है। ठीक है, व्हेन यू पुट टुगेदर ऑल योर एसेट्स देन द क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ होल्डिंग देम टुगेदर इज एक्चुअली लेसर। अब ये क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। अगर आप अपना पूरा पैसा मान लो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक में, रिलायंस में लगा रहे हो, देन यू आर एट अ वेरी बिग रिस्क, क्योंकि कल को रिलायंस में कुछ भी अनसर्टेन हो गया तो आप अपना सारा पैसा खो दोगे। इसका और भी वाइडर भी हम लोग इस पे बात कर सकते हैं एसेट क्लासेस के बेसिस पे भी, कि अगर आप अपना सारा पैसा सपोजिटली इक्विटी में लगाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिसएडवांटेजियस। आपको इक्विटी के साथ में थोड़ा बहुत मिक्स करना चाहिए बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जिसे हम कहते हैं, थोड़ा बहुत मिक्स करना चाहिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे कि कमोडिटीज वगैरह। तब जाकर के आप एक बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो। वो कहावत है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब सारे अपने पैसे एक जगह मत डाल दो, उसको डाइवर्सिफाई करो। और वहीं से ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन केम इनटू प्रैक्टिस। सो दैट इज द एसेंस ऑफ पोर्टफोलियो। सो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा दैट पोर्टफोलियो का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने अपने पैसे को 3-4 अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया है, 3-4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया है, तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये होता क्या है, डाइवर्सिफिकेशन होता है रिस्क रिडक्शन जो आपको मिलता है जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो। पर हाँ, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अबाउट डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, तो ये थोड़ा अलग होगा। डाइवर्सिफिकेशन रेशियो एक रिस्क मेजरमेंट करता है कि आपका रिस्क रिडक्शन कितने से हुआ है, लेकिन ये मेजरमेंट होती है इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो पे। अब ये इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है समझ लीजिए। सपोजिटली यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन 3 एवेन्यूज ABC, तो अगर आपने डिसाइड किया 1/3 1/3 एंड 1/3 उन सब में इन्वेस्ट करने का, तो उसी को हम कहते हैं इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो। मानो या ना मानो, जो इनिशियली कोई भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैंने भी किया था, तो वो भी एक इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो ही रहा था। ग्रेजुअली आप वेट्स में बदलाव कर सकते हो, बट इनिशियली ज्यादातर लोग इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। एंड दैट इज वाई डाइवर्सिफिकेशन रेशियो बिकम्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल टू फाइंड आउट कि आपको ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क रिडक्शन कितने को देखने को मिल रहा है। सो रिस्क रिडक्शन के फॉर्मूले को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ equally weighted portfolio divided by standard deviation of randomly selected any of the security that you have actually taken up in the portfolio। यानी ऐसा समझाऊं तो आप यहां पे बेसिकली क्या कर रहे हो, ABC तीनों को मिला के जो आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया, आप उसकी SD कैलकुलेट करते हो और उसके बाद आप उसको कंपेयर करते हो विथ SD ऑफ A, SD ऑफ B या SD ऑफ C। कोई भी उठा लो, आप किसी से कंपेयर कर रहे हो इसी को, और इसी से आपको डाइवर्सिफिकेशन रेशियो देखने को मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन रेशियो की खास बात यह है कि ये जितना कम आएगा उतना बेहतर होगा। लोअर द डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, हायर विल बी द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स एंड रिस्क रिडक्शन। सो दैट इज द एसेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। एग्जाम में भी प्रैक्टिकल के लहजे से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अप इज मॉडल पोर्टफोलियो थ्योरी। ये मॉडल नहीं होगा, मॉडर्न होगा, ठीक है, लिखने में गलती हुई है। सो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो है वो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, और इसके हिसाब से ये कहा गया है कि अगर 2 एसेट्स हैं जिनको आप पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं और उनके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 1 से कम है, आपको पता होना चाहिए दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज करता है -1 से +1। तो अगर सिर्फ +1 है तो ही एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जहां पे डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अदरवाइज एट ऑल कोरिलेशंस डाइवर्सिफिकेशन इज एंटायरली पॉसिबल। सो यहां पे ऐसा भी कहा जा सकता है दैट एज आर
और आई वुड से जैसे जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 से कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो बढ़ता देखने को मिलेगा. दिस इज व्हाट द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी टीचेस अस. आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम बी में. लर्निंग आउटकम बी में हम बेसिकली यहाँ पे स्टेजेस ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे स्टेप 1 है प्लानिंग, स्टेप 2 है एग्जीक्यूशन और स्टेप 3 है फीडबैक. आप देख ही सकते हैं कितने डिटेल्ड मैनर में मैंने यहाँ सब चीज़ों को कवर अप किया है. देखते हैं प्लानिंग में आप क्या क्या करते हैं. तो देखो, प्लानिंग में आप किसी के लिए भी जब पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप, जैसे मान लो मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, तो मैं पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पे सबसे पहले प्लानिंग करूंगा आपके पोर्टफोलियो क्रिएशन करने से पहले. सो ऐसे में आप अगर मेरे इन्वेस्टर हो तो आपके रिस्क टॉलरेंस, आपके रिटर्न ऑब्जेक्टिव और आपके सारे कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह समझना ये मेरा जिम्मा बनता है. सो मुझे सबसे पहले आपके सारे हालातों को समझना होगा. जब मैंने आपके सारे हालात समझ लिए तो मैं एक आईपीएस क्रिएट करूंगा. आईपीएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारे आपके हालात रिकॉर्ड होते हैं और इसी के बेसिस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं. इसके अलावा एक स्पेशल नोट ये भी है कि ये आईपीएस रिडंडेंट ना हो जाए, इसीलिए इसको हम रेगुलरली अपडेट करते हैं. अब ये बात आती है रेगुलर कितना, तो रेगुलर होता है यूजुअली साल में एक बार या फिर कोई भी ऐसे मौके पे जब आपकी रिस्क या फिर रिटर्न या फिर कॉन्स्टेंट्स में कोई बड़ा बदलाव आ जाए. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मेरे इन्वेस्टर हो और आपकी शादी हो जाए तो मेरे को आपके शादी के बाद में ये ज़रूर से आपका आईपीएस अपडेट करना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि जैसे ही शादी होती है तब आपके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है. नाउ यू आर ओनिंग ए फैमिली एंड ऑब्वियसली आपके खर्चे वगैरह बढ़ेंगे. सो सर्कमस्टेंस विल चेंज एंड ऐसा एक मौका अगर आए तो आईपीएस में बदलाव आना चाहिए. सपोजिटली द इन्वेस्टर हैज़ अ किड, तो उस समय भी ये चेंजेस आ सकते हैं. इसके अलावा कभी भी कोई वेल्थ में बड़ी चेंजेस आ जाए तो भी आईपीएस को अपडेट करना चाहिए. ये बात रही प्लानिंग के हिस्से की. फिर आता है एग्जीक्यूशन. अब एग्जीक्यूशन में आप हर वो काम करोगे जो कि एक पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए ज़रूरी है, जिसमें ऑब्वियसली आप एक एसेट क्लासेस जितने भी होंगे आपके पास, जितने भी ऑप्शंस है, वेदर इट बी इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम और एनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फॉर दैट मैटर, तो उन सब का आप रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आप इवैल्यूएट करोगे और उस बेसिस पे आप अपने क्लाइंट के लिए डिसाइड करोगे कि उनको कैसे कैसे एसेट क्लास में एलोकेशंस करने चाहिए और उसके बाद में सिक्योरिटी सिलेक्शन भी कैसे करनी चाहिए. यानी कि कौन से एसेट क्लास में कितने रुपए लगाने हैं और उसके बियॉन्ड यहाँ पे आपको कौन से एसेट में कितना रुपए लगाने हैं और साथ में कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है. ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे हिसाब लगना चाहिए. क्लियर है. इसके अलावा फाइनल कम्स द फीडबैक पार्ट. फीडबैक में आप सबसे पहले तो मॉनिटर करोगे कि आपके इन्वेस्टर के सर्कमस्टेंसेस वगैरह जो हैं और जो एसेट क्लासेस के रिस्क और रिटर्न के जो डेटा आप ऑब्टेन कर रखे थे, क्या उनमें कोई मेजर बदलाव आए हैं. अगर मेजर बदलाव आए हैं तो ऑब्वियसली उनको अपडेट कीजिए. इसके अलावा रीबैलेंस कीजिए अपने पोर्टफोलियो को. अधिकतर पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू में बढ़ जाती हैं और कुछ चीज़ें घट जाती हैं. हमारा काम होता है कि पीरियडिकली हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें. जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनको थोड़ा सा कट डाउन करें, वहाँ प्रॉफिट बुक करें, और जहाँ लॉसेज आ रहे हैं वहाँ इवैल्यूएट करें कि क्या थोड़ा और पोजीशन बाई करना चाहिए क्या. दैट इज़ हाउ वी रीबैलेंस आवर पोर्टफोलियोज. एंड फाइनली साल के अंत में आप पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को मेजर करोगे और उसको एक बेंचमार्क से कंपेयर करोगे. नाउ दिस बेंचमार्क कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी निफ्टी, इट कुड बी एनी अदर बेंचमार्क जो कि आपने साल के बिगनिंग में स्टेट किया होगा. लर्निंग आउटकम सी में आते हैं. हालांकि लर्निंग आउटकम सी में ये वाला जो आप पूरा यहाँ टेबल देख रहे हो ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है फ्रॉम आवर नोट्स एज वेल. हमने भी अपने नोट्स में सेम इस तरह की टेबल बना रखी है जिसमें समराइज किया है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए किस किस तरह के सर्कमस्टेंसेस उनको देखने को मिलते हैं. तो अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो आपने पहले देखा है, यू कैन स्किप दिस पार्ट. और अगर नहीं भी है तो एक बार इसको ज़रा से गो थ्रू कर ले यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कि किस तरह यहाँ पे किस पे क्या डिपेंडेंसी आती है. जैसे कुछ चीज़ें मैं समझा करके चलता हूँ. जैसे बैंक समझाता हूँ आपको. बैंक्स के केस में उनकी रिस्क टॉलरेंस लो होती है. वो इसलिए क्योंकि जितने भी बैंक्स को फंडिंग मिलती है उसका बहुत हाई पोर्शन ऐसा होता है जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं. यानी कि द कस्टमर कैन एक्चुअली कम एंड आस्क फॉर देयर मनी बैक. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर अपनी बैंक को जाकर के बोलूँ मुझे अभी के अभी मेरे सारे पैसे चाहिए तो बैंक विल हैव टू गिव इट टू मी. सो ऐसे में उनकी हमेशा लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो बहुत हाई होती है. एंड बिकॉज देयर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट इज हाई, देयर रिस्क टॉलरेंस इज ऑन एन एवरेज लो. रिस्क टॉलरेंस के लो होने की वजह से वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं. आप बहुत बड़ा लोन लेने जाओगे बैंक से तो शायद आपको ना मिलेगा. छोटा लोन लेने जाओगे तो दे देंगे वो, क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, छोटी है.
इसके अलावा इनकम नीड्स भी जो इनकी है वो है कि इनका जो इंटरेस्ट के कमिटमेंट्स है वो पूरे हो जाने चाहिए। इफ दे आर एबल टू मीट देयर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तो फिर उनका काम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज की, तो इंश्योरेंस में देखो डिपेंड करता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ना लंबी लंबी इन्वेस्टमेंट करती है। आपको पता भी होगा हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LIC, वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, कंपनीज के शेयर्स खरीदती है। नो, कंपनीज के शेयर्स खरीदने तो एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही हुई। तो क्या इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है उनके लिए? हाँ, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में जनरली जो क्लेम बनता है वो बहुत साल बाद बनता है। सो ऐसे में LIC का जो पैसा है, जो उनको प्रीमियम मिलता है, वो उस पैसे को लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो वो उनके हाथ में है। लेकिन वहीं पे जनरल इंश्योरेंस वाले शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो कर नहीं सकते। उनका क्लेम सेटलमेंट जो है वो थोड़ा फास्टर होता है। इसके अलावा ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस इनकी लो रहती है, लिक्विडिटी नीड्स हाई रहती है, क्योंकि आए दिन इनके पास क्लेम्स आते ही रहते हैं, एंड इनकम नीड्स भी इनकी थोड़ी बहुत लो ही होती है। इस तरह से आप सारी चीज़ों को यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ DB प्लान्स और डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एज ऑफ नाउ, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। आप जब पोर्टफोलियो कंप्लीट करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। अभी के लिए ये समरी वीडियो पे इस चीज़ को यहीं लिमिट कर रहा हूँ मैं, बट यू कैन ऑब्वियसली पॉज दिस वीडियो एंड वॉच इट फर्दर। लर्निंग आउटकम डी में आते हैं। लर्निंग आउटकम डी में ही चलो DC प्लान और DB प्लान का जो अंतर है वो समझाते हुए मैं चलता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी कभी भी आप किसी कंपनी को सर्व करते हो तो आपके एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि उस कंपनी से जब आप रिटायर हो तब फिर आपको पेंशन्स मिले। ठीक है, अब जब आपको पेंशन मिले तो किस तरह से पेंशन मिलनी चाहिए, अब इस पे बात आती है। तो देखो यहाँ पे दो तरह से एम्प्लॉयर आपको मदद दे सकता है। पहला मदद एम्प्लॉयर ये कर सकता है कि भाई सुनो, मैं हर साल तुमको थोड़ा थोड़ा रुपया दे दूंगा, विच आई विल पुट इट इन योर रिटायरमेंट अकाउंट, और बाद में जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम्हारे रिटायरमेंट अकाउंट से तुम्हारा पेंशन तुमको मिलता जाएगा। सो आई हैव नो फर्दर लायबिलिटी, मेरी और अलग से कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं बस हर साल उसमें कंट्रीब्यूट करता रहूंगा। दैट प्लान इज नोन एज DC प्लान, वेर योर एम्प्लॉयर इज जस्ट कंट्रीब्यूटिंग अ सम ऑफ मनी ईच पीरियड इनटू योर रिटायरमेंट अकाउंट। यहाँ पे बस इतना हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे इतना हो रहा है कि आपके रिटायरमेंट अकाउंट में पैसा जा रहा है, एंड एज एन एम्प्लॉय जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो आपकी है। इसका मतलब अगर मान लो आपके रिटायरमेंट अकाउंट में पैसा गया है, आपका भी और आपके एम्प्लॉयर का भी, और बाद में ये रिटायरमेंट अकाउंट ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था वो डूब गया, तो इसमें एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती होगी या जो भी रिस्क होगी वो आपकी होगी एज एन एम्प्लॉय। उसी के मुकाबले DB प्लान काफी अलग होता है। DB प्लान नाम से ये, इट इज नॉट अबाउट कंट्रीब्यूशन, इट इज अबाउट बेनिफिट्स टू बी प्रोवाइडेड। तो यहां पे कभी भी एम्प्लॉयर आपको ये नहीं बोलता कि मैं एक फिक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा। यहां एम्प्लॉयर आपको प्रॉमिस करता है कि वो एक आपको फिक्स्ड बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आफ्टर योर रिटायरमेंट फॉर एवरी ईयर्स यू लिव फॉर। तो इसमें क्या होगा, इसमें एम्प्लॉयर की रिस्क आ जाती है। एम्प्लॉयर अज्यूम्स ऑल द इन्वेस्टमेंट रिस्क, और उसको ये इंश्योर करना होता है कि वो इन्वेस्टमेंट इस तरह से करे ताकि आपको आफ्टर योर रिटायरमेंट प्रॉपरली पीरियोडिक पेमेंट्स मिलती जाएं। सो ऑब्वियसली DC प्लान के मुकाबले DB प्लान ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा मेहनत करने वाला एक एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट रिस्क अज्यूम करनी पड़ती है एज कंपेरिजन टू DC प्लान। सो दोनों प्लान्स में जो बेसिक सटल डिफरेंस है, आई होप आपको वो क्लियर हुआ होगा। आते हैं लर्निंग आउटकम E में। ये लर्निंग आउटकम में मैं कह सकता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो इधर उधर से थी, एंड नाउ इट हैज़ बीन कंपाइल्ड इन लर्निंग आउटकम E। बट ठीक है, खिचड़ी वाला टाइप का ये लर्निंग आउटकम है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इसको एक एक करके समराइज कराने का। नंबर 1, सबसे पहले हमें ये पूछा गया कि एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें किस तरह के फर्म्स होते हैं। तो सर दो तरह के फर्म्स होते हैं, एक होते हैं बाई साइड फर्म्स, एक होते हैं सेल साइड फर्म्स। बाई साइड फर्म्स के एग्जांपल है इंडिपेंडेंट मैनेजर्स एंड लार्ज फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स, एंड वहीं पे सेल साइड में ब्रोकर डीलर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स। एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको, और इनके बारे में हो सके तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको हासिल करना है, हालांकि ज़्यादा डिटेल्स आपको फर्दर रीडिंग्स में मिलेंगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट मैनेजर्स में एक होते हैं फुल सर्विस एसेट मैनेजर्स, जो कि आपकी पूरी पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट की जिम्मेवारी ले लेते हैं, एंड दे मैनेज इट फॉर यू। इसके अलावा स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स होते हैं जो लोग की किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास में शायद स्पेशलाइज करें। फॉर एग्जांपल समबडी स्पेशलाइजेज इन रियल एस्टेट, तो वो सिर्फ रियल एस्टेट को ही मैनेज करेगा, बाकी चीज़ों को मैनेज नहीं करेगा। एंड देन फिर आते हैं अपने मल्टी बुटीक फर्म्स, जिसमें बेसिकली वो लोग हायर करते हैं बहुत सारे स्पेशलिस्ट को, बहुत सारे
सारे स्पेशलिस्ट एसेट क्लासेस को, सो दैट ओवरऑल ये सब तरह की सर्विसेज आपको देते हैं, बट ऑब्वियसली इनकी हर सर्विस के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट अपॉइंटेड होता है. सो इस तरह के एसेट मैनेजर्स होते हैं. नेक्स्ट बात आती है एक्टिव मैनेजमेंट वर्सेस पैसिव मैनेजमेंट. भैया ये क्या अंतर होता है? जो बहुत आसान है. आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं आपके एसेट मैनेजर्स, आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स, तो उनका उद्देश्य क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. अगर उनका उद्देश्य है कि वो किसी चूजन बेंचमार्क को बीट करना चाहते हैं, तब उसे हम कहते हैं एक्टिव मैनेजर्स. ऑब्वियसली ये ज्यादा फीस लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो सकता है कि मान लो मैं आपके पैसे मैनेज करूं, तो मैं आपको बोलूंगा देखो सर, जो ओवरऑल निफ्टी कमा के देगा मैं उससे ज्यादा आपको कमा के दूंगा. सो दैट काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज एक्टिव मैनेजमेंट. पैसिव मैनेजमेंट ऑन द कंट्रारी इज नॉट अबाउट बीटिंग द बेंचमार्क, बट इट इज अबाउट रेप्लिकेटिंग द बेंचमार्क. एंड बिलीव मी दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट. एक बेंचमार्क को रेप्लिकेट करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ रेप्लिकेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट चार्ज अ हायर फी. आप एक लोअर फी चार्ज कर सकते हो अपने इन्वेस्टर्स से. इस तरह के मैनेजमेंट को हम कहते हैं पैसिव मैनेजमेंट. इसके अलावा टाइप्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट फर्म्स जो हैं उसमें ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर्स और ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स, दो तरह के एसेट मैनेजर्स हैं. जो ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स हैं वो हैं जो आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मैनेज करते हैं. ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पिक्यूलियर एरिया है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है. तो टिपिकली ऐसा देखा गया है दैट द ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स चार्ज अ लिटिल हायर फी इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर्स. इसके अलावा अभी रिसेंट में जो जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं इन द लास्ट 1 डेकेड, उसके ऊपर में जरा एक बार बात कर लेते हैं. जैसे कि नंबर 1, अभी हाल फिलहाल में जो मार्केट शेयर फॉर पैसिवली मैनेजमेंट है या पैसिव मैनेजमेंट है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर नाउ इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन ETFs. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग देयर मनी इन पैसिवली मैनेज्ड फंड्स. इसका एक ही बड़ा कारण है, वो ये है कि इनकी फीस लोअर होती है. और दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में एक्टिव मैनेजमेंट ने खास करके कोई बढ़िया रिजल्ट निकाल के दिए नहीं है. एंड दैट इज व्हाई मोस्ट इन्वेस्टर्स आर नॉट फाइंडिंग इट वर्दी टू बी पेइंग एक्स्ट्रा फी फॉर बैड रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिव मैनेजमेंट. सो ज्यादातर लोग पैसिव मैनेजमेंट यानी कि सिर्फ इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए ही जाते हैं. एंड इसीलिए ये पहला ट्रेंड अपने को देखने को मिल रहा है. दूसरा ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो है अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज्ड टू डू द डेटा एनालिटिक्स. अब देखो डेटा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में डेटा को प्रोसेस करना अपने आप में एक चैलेंज है. इसके लिए कई सारे IT प्रोडक्ट्स और कई सारे थर्ड पार्टी सर्विसेज के आजकल रोल बहुत बड़े हो गए हैं. एंड यही चीज़ नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. इसके अलावा तीसरा जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो है रोबो एडवाइजर्स. रोबो एडवाइजर्स बेसिकली कंप्यूटर एल्गोरिदम होते हैं जो आपके सर्कमस्टेंसेस जो आपके हैं उसको आप इनपुट के तौर पे जब उनको बोलोगे तो एल्गोरिदम विल वर्क इट आउट फॉर यू एंड इट विल रिकमेंड यू कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए. ये यंग इन्वेस्टर्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है रोबो एडवाइजर्स. ये सेम चीज़ फिनटेक में भी पढ़ेंगे. तो ये जो रोबो एडवाइजरी ये यंग लोगों में इसलिए फेमस हो रही है बिकॉज यंग पीपल टिपिकली हैव लेसर वेल्थ एंड उस वजह से उनको जो ट्रेडिशनल मैनेजर्स हैं वो थोड़ा पत्ता नहीं देते. जैसे इंडिया में भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो इंडिया में जो PMS है वो स्टार्ट होती है 50 lakhs एंड बियॉन्ड. तो आप सोच ही सकते हैं कि यंग इन्वेस्टर जो है वो 50 lakhs कहाँ से लेके आएगा. सो ऐसे में उनके लिए कोई प्रॉपर PMS सर्विस तो नहीं मिलेगी. सो दे कैन एक्चुअली गो ऑन फॉर रोबो एडवाइजर्स जहाँ पे वो कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू ये पता कर लेंगे कि उनके लिए बेस्ट एसेट एलोकेशन क्या है एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन क्या होगा. लर्निंग आउटकम F में हम अगेन अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कोई जानता है, वैसे इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बाहर भी है. तो ऐसे में म्यूचुअल फंड सबसे पहले पूल्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी कि एक ऐसा फंड होता है जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का मिल के पैसा लगा हुआ रहता है. हर इन्वेस्टर ने जितने रुपए दिए हैं उसके बदले उसको अपना खुद का एक शेयर मिलता है. इस शेयर को हम यूनिट्स भी कहते हैं विच रिजेंबल्स अ पोर्शन ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो. यहाँ पे वैल्यू ऑफ ईच शेयर को हम कहते हैं NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू पर शेयर. अब आते हैं हम लोग दो तरह के फंड्स के बारे में बात करने में. एक है ओपन एंड फंड्स और एक है क्लोज्ड एंड फंड्स. दोनों में बहुत सटल डिफरेंस है. वो डिफरेंस है कि ओपन एंड फंड्स जो होते हैं ना उसमें आप डायरेक्टली अपने म्यूचुअल फंड को अपने जो शेयर्स हैं या फिर अपने जो यूनिट्स हैं वो उन्हीं से खरीद सकते हैं एट एनी टाइम एंड उन्हीं को दे के रिडीम करवा सकते हैं एट एनी टाइम. ये होते हैं ओपन एंड फंड्स. ऐसे क्लोज एंड फंड्स नहीं होते. क्लोज एंड फंड्स में अगर आपने इशू के टाइम पे ले लिया फंड्स और बाद में आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई तो आपके पास सिर्फ एक ही चारा है, आप सेकेंडरी मार्केट में उन फंड्स को बेचें या उन
ओपन एंड क्लोज एंड फंड को बेचे सो दैट यू गेट योर मनी बैक। ये क्या है एक बार देख लेते हैं डिटेल में। देखो ओपन एंड में लिखा हुआ भी है दैट इन्वेस्टर्स हियर बाय न्यूली इशूड शेयर्स एट एनएवी, ठीक है, अच्छी बात है। दे कैन ऑल्सो रिडीम देयर शेयर्स बाय सेलिंग देम बैक टू द फंड अगेन एट एनएवी, यानी कि खरीद भी सकते हो और वापस उन्हीं को बेच भी सकते हो। यहाँ पे लोड फंड्स भी होते हैं और नो लोड फंड्स भी होते हैं। बेसिकली लोड फंड्स वो होते हैं जो एंट्री एग्जिट या रिडेम्पशन के टाइम पे आप पे एक चार्जेस लगाएं, ऐसे भी फंड्स होते हैं। और कई ऐसे भी फंड्स होते हैं जो बिना चार्जेस लगाए आपके रिडेम्पशन वगैरह करने को तैयार हो जाते हैं। सो बिना चार्जेस वाले फंड्स को हम कहते हैं नो लोड और चार्जेस वालों को कहते हैं लोड फंड्स। वहीं पे क्लोज एंड फंड में आप देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये ना तो नई इन्वेस्टमेंट लेते हैं इनटू द फंड, ना ही ये रिडीम करते हैं इन्वेस्टर्स के शेयर्स। ये खास बात है। इसके अलावा ये जो क्लोज एंड फंड्स होते हैं ये इक्विटी शेयर्स की तरह वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड रहते हैं। सो यू कैन एक्चुअली सेल योर स्टेक देयर एंड जस्ट टेक आउट योर मनी आउट ऑफ दैट फंड। इसके अलावा फंड्स और दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मनी मार्केट फंड्स एंड बॉन्ड मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स आर दोज फंड्स which invest in only short term debt securities. On the contrary, bond mutual funds जो होते हैं वो bond mutual funds bond में invest करते हैं। और bonds भी अलग अलग तरह के आते हैं, वो तो आपने fixed income में पढ़ा होगा। तो वो अलग अलग तरह के bonds में invest करते हैं based on their maturities, credit ratings, issuers and types। इसके अलावा एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स भी होते हैं। अगेन ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं वो ज़्यादा चर्निंग करते हैं, ज़्यादा लेवा बेची करते हैं और ज़्यादा फीस भी चार्ज करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये बेंचमार्क को बीट करना चाहते हैं। उसी में अगर हम कंपैरिजन करें एक्टिव वर्सेस पैसिव तो ये भी देखने को मिलता है दैट एक्टिवली मैनेज्ड फर्म्स में आपके जो टैक्स लायबिलिटीज है वो हायर आती हैं, क्योंकि ये लेवा बेची ज़्यादा करते हैं। तो लेवा बेची की वजह से इनके हर थोड़े टाइम में एक कैपिटल गेन इवेंट आ जाता है जिसमें इनकी टैक्स लायबिलिटी बंध जाती है। सो ये सारे कुछ चीज़ें जो नोटिस करने की हैं। नेक्स्ट अप इज ETFs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ETFs के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपके लिए लिख के लेके आऊँ। ETF एक तरह से क्लोज एंड फंड्स होते हैं, लेकिन ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे रेप्लिकेशन का काम होता है। किसी भी एक बेंचमार्क को रेप्लिकेट किया जाता है। यहाँ पे जो इनके प्राइसेस होते हैं वो NAV के आसपास रहते हैं, लेकिन इनमें इंट्राडे पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि ETFs के जो प्राइसेस हैं वो जिस तरह इक्विटी मार्केट के प्राइसेस बदलते रहते हैं, इक्विटी शेयर्स के प्राइसेस बदलते हैं, उस तरह ETFs के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। सो ऐसे इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि आप 102 में सुबह खरीदो और 105 में शाम को बेच दो। यू विल मेक मनी हियर थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग। दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ ETFs, क्योंकि वो आपको इंट्राडे के लिए उतनी पोजीशन मूव करवाते हैं। यही अगर मैं ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही दिन में अलग अलग प्राइसेस फ्लोट करते हैं। दिन के एंड में जो NAV रहती है उसी NAV पे ऑल द बाइंग एंड सेलिंग हैपेंस, एंड दैट इज व्हाई इंट्राडे इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ETF में हो सकता है। इसके अलावा आप ETF को शॉर्ट भी कर सकते हो और इसको मार्जिन पे भी खरीद सकते हो, यानी कि अपने ब्रोकर से लोन लेकर के भी इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लोज्ड एंड और ओपन एंड फंड से अब हम कंपेयर करेंगे ETF को। ETF जो होता है वो क्लोज्ड एंड फंड से कैसे अलग है, उसका पहला उदाहरण है या पहला एग्जांपल है एक्टिवली मैनेज्ड वर्सेस पैसिवली मैनेज्ड। मैंने आपको 1 मिनट पहले ही बोला था दैट ETFs पैसिवली मैनेज होते हैं, वहीं पे क्लोज्ड एंड फंड ज़्यादातर केसेस में एक्टिवली मैनेज होते हैं। दिस इज डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2 ये है कि क्लोज्ड एंड फंड्स में ऐसा कोई गारंटी नहीं है दैट देयर मार्केट प्राइस विल बी very close to NAV. It may differ from NAV, but in case of ETF, the market price is very close to NAV. तो ये भी एक देखने लायक बात है। इसके अलावा ओपन एंड फंड्स और ETF में जो डिफरेंस है वो भी एक बार समझ लेते हैं। ओपन एंड फंड्स में इंट्राडे पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उसमें हर बाइंग और सेलिंग अगर आप एक दिन पे करोगे तो वो सेम NAV पे होगा, देयर बाय यू विल नॉट मेक एनी मनी देयर। बट ETF में इंट्राडे इज एंटायरली पॉसिबल। इसके अलावा ओपन एंड फंड्स में ज़्यादातर केसेस में ये ऑप्शन दिया जाता है शेयर होल्डर को कि वो चाहे तो अपनी डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करा सकते हैं फर्म में, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड फंड है तो फंड तो एनी टाइम पैसे अट्रैक्ट करना चाह ही रहा है। वहीं पे ETF में ऐसा नहीं होता। ETF में जितना भी डिविडेंड है वो आपको ट्रांसफर हो जाता है। इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन ETF और किसी अंडरलाइंग शेयर में कोई डिविडेंड आए तो वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा।
अगेन ओपन एंड फंड में टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ईटीएफ्स, क्योंकि ईटीएफ्स में लिक्विडिटी नीड्स इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, एंड दैट इज़ वाई पोर्टफोलियो मैनेजर कैन गो ऑन टू होल्ड द पोजिशंस फॉर अ लॉन्गर हराइजन, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी सिचुएशंस कम आती हैं। इसके अलावा आपके सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स भी होते हैं, जहां पे आप चाहो तो अपने पूरे पैसे को अलग से किसी मैनेजर को दे सकते हैं, एंड वो सिर्फ आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपके पैसे को मैनेज करेगा। इस तरह के अकाउंट्स को हम कहते हैं सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स। ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू हायर एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन दिस रिगार्ड्स। And finally we have point number 10, in which we are actually just pointing out कि कौन कौन से topics alternative investments के यहाँ पे repeat किए गए हैं इस learning में, which obviously we are not covering क्योंकि हमने alternative investment की summary already बना रखी है, so आप वो जाकर के check out कर सकते हैं। So that is it. I think that is pretty much it for this summary video. I hope you have liked the entire video. हमने काफी डिटेल में चीजों को कवर किया है। This entire reading has been summarized and so have we done it for 5 more subjects. आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लेवल 1 से रिलेटेड काफी सारा समरी वीडियो यहाँ पे मिलेगा। 5 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, जरूर से चेक करें। दिस इज द 6th वीडियो और 6th सब्जेक्ट एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग, and I hope this will add a lot of value into your preparations for level 1. इसके अलावा अगर आप CFA level 1 के से रिलेटेड कोई वीडियो कोर्स चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9903721140। दैट इज इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।